स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन का अगला क्लास लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्प्रेरकों के लक्षण। इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरण क्या होता है। ठीक है, तो हमने वहाँ पर बताया था कि ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में किसी अभिक्रिया की गति अत्यंत तीव्र हो जाती है, उन्हीं पदार्थों को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। ये पीछे के क्लास में हमने इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन भी कर लिया है। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं उत्प्रेरकों के लक्षण, यानी ये जो उत्प्रेरक होते हैं इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो आइए हमने लिख दिया है इनकी विशेषताएं या इनके लक्षणों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि उत्प्रेरक भार तथा रासायनिक संगठन की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। मतलब कि कोई भी उत्प्रेरक होगा, अभिक्रिया स्टार्ट जब होगी तो उसका रासायनिक संगठन और जितना वजन रहेगा उतना ही अभिक्रिया के अंत में भी उसका रासायनिक संगठन जो रहेगा वही रहेगा और जो उसका वजन रहेगा वही रहेगा। भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है लेकिन रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा उत्प्रेरक का। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है बेटा, मान लीजिए पोटेशियम क्लोरेट है KClO3। ठीक है, इसका हम अब विघटन कराते हैं किसकी उपस्थिति में? MnO2 की उपस्थिति में। यहां पर MnO2 जो है वह उत्प्रेरक का काम करता है। तो पोटेशियम क्लोरेट का विघटन कराते हैं MnO2 की उपस्थिति में और ये दो पार्ट में टूट जाता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। अब यहां पर जब हम ये MnO2 जो उत्प्रेरक के रूप में है इसको हम स्टार्टिंग में दानेदार रूप में लेते हैं। याद रखिएगा, दानेदार रूप में हमने लिया, लेकिन जब अभिक्रिया समाप्त होती है ना तो यह चूर्ण के रूप में हो जाता है। किस रूप में हो जाता है? चूर्ण के रूप में हो जाता है। मतलब यह हुआ कि जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई तब यह दानेदार रूप में था और अभिक्रिया खत्म हुई तो यह चूर्ण के रूप में हो गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे यह निष्कर्ष निकला कि इसके भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन हो गया, भाई दानेदार था चूर्ण हो गया, लेकिन इसका वजन जितना भी MnO2 यहां पर हम लिए रहे होंगे उतना ही MnO2 हमको बाद में भी मिलता है, यानी अभिक्रिया समाप्ति के बाद भी मिलता है। ठीक है, और MnO2 ही रहता है, उसमें ऐसा नहीं कि किसी से क्रिया करके कुछ और बना लेता है। यानी इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, हो सकता भी है और नहीं भी। जैसे यहां पर दानेदार अवस्था में था और चूर्ण अवस्था में हो गया। तो उत्प्रेरकों के विषय में पहला पॉइंट क्या था कि उत्प्रेरक भार तथा रासायनिक संगठन की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया? दूसरी क्या विशेषता है? कहता है उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अधिकांश अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उत्प्रेरक हमको लेना पड़ता है, थोड़ी सी उत्प्रेरक की मात्रा ही ढेर सारे अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है। जैसे उदाहरण हम ले लें, हाइड्रोजन परऑक्साइड का नाम तो आप सुने ही होंगे, H2O2 का नाम आपने सुना है। H2O2 का विघटन हम जब कराते हैं तो हमको मिलता है बेटा H2O और क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन कराते हैं तो H2O मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, और ये विघटन हम प्लेटिनम की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि 1 ग्राम प्लेटिनम की सहायता से हम 10⁸ लीटर H2O2 को उत्प्रेरित कर सकते हैं। अब सोच लीजिए, केवल 1 ग्राम कितना होता है बेटा? बहुत थोड़ी मात्रा। 1 ग्राम केवल प्लेटिनम लेंगे, लेकिन वह 10⁸ लीटर, अगर मैं लिखूं तो 1 के आगे 8 जीरो होगा, उतने लीटर H2O2 के लिए पर्याप्त है, उनको उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। अब सोच लीजिए, तो इसीलिए कहा गया है
कि उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा ही अधिकांश अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। ये उदाहरण जरूर नोट कर लीजिएगा। H2O2 की 10⁸8 लीटर मात्रा को 1 ग्राम प्लेटिनम उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होता है। तीसरा क्या है? उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। यह जो उत्प्रेरक होता है या यह जो उत्प्रेरक होता है, यह केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की गति को ज्यादा कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह खुद अभिक्रिया करता है या यह अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। इसीलिए लिखा गया है कि उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? उत्प्रेरक सामान्यतया विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि विशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या हुआ? तो इसके पहले हमने आपको बताया विशिष्ट प्रकृति का मतलब होता है कि एक खास तरह का उत्प्रेरक एक खास अभिक्रिया के लिए ही होता है। अब ऐसा नहीं कि H2O2 प्लेटिनम के विघटन में सहायक होता है तो आप प्लेटिनम किसी के विघटन में सहायक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये विशेष होता है, यानी खास लोगों के लिए खास उत्प्रेरक होता है। ऐसा नहीं कि एक उत्प्रेरक हर जगह विघटन में सहायक हो जाएगा। यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि इसकी प्रकृति जो होती है वो विशिष्ट होती है, यानी कि जो खास तरह का उत्प्रेरक है वह उन्हीं अभिक्रियाओं में अप्लाई होगा जिसके लिए वो ठीक है, जिसके लिए वो अनुकूल है। तो इसीलिए कहा गया है कि उत्प्रेरक सामान्यतः विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, मतलब वो विशेष अभिक्रियाओं के लिए ही वे उत्प्रेरक का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सबके लिए उत्प्रेरक का काम करें। ठीक है बेटा। आगे क्या है? उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करते। अब इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक उत्क्रमणीय हम अभिक्रिया लें, N2 + O2, N2 + H2 लेते हैं। आप लोग जानते हैं NH3 बनता है अमोनिया, और यह उत्क्रमणीय होता है। हमने ले लिया अभिक्रिया N2 + H2 और ये NH3 बनाता है। ठीक बात बेटा। तो NH3 बनाता है, सही है, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो क्या ये उत्प्रेरक इधर से जितना उत्प्रेरक का काम करता है, क्या उधर से भी उतना ही उत्प्रेरक का काम करता है? मतलब N2 और H2 मिलकर NH3 बनता है, तो हमको समझ में आ रहा है कि यह भी उत्प्रेरक का काम कर रहा है। लेकिन क्या NH3 से जब N2 और H2 बनेगा तो क्या तब भी वो उतना ही उत्प्रेरक का काम करेगा? तो इसका जवाब है हाँ। इसीलिए यहां पर लिखा गया ना, उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता। यानी कि ऐसा नहीं कि इधर से इधर जाने पर ज्यादा उत्प्रेरक का काम करेगा और इधर से इधर आने पर कम उत्प्रेरक का काम करेगा, ऐसा नहीं। अगर वो उत्प्रेरक है तो इधर से इधर जाने पर, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में इधर से इधर जाने पर जो काम करेगा वही उधर से इधर आने पर भी करेगा। यानी N2 और H2 मिलकर NH3 बनाने में जितना ये उत्प्रेरक का काम करेगा, NH3 से N2 और H2 के बनने में भी वह उतना ही उत्प्रेरक का काम करेगा। समझ में आ गया बेटा ना? यानी कि वो साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करेगा। साम्यावस्था में परिवर्तन कब होता है? जब हम इधर से इधर जाने पर ज्यादा उत्प्रेरक का काम करता, उधर से इधर आने पर कम उत्प्रेरक का काम करता। तो कम ज्यादा अगर होता तो साम्यावस्था को परिवर्तित करता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है। आगे क्या है? सबसे लास्ट पॉइंट है कि ताप में वृद्धि से उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता बढ़ जाती है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरक के बारे में एकदम मैं आपको जितनी भी गहराई में नॉलेज देने की बात है उतनी गहराई में दे रहा हूं। ठीक है, ताकि कोई भी उत्प्रेरक के विषय में ऐसी बात ना हो जो आप न जानते हो। तो ताप में वृद्धि से उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता बढ़ जाती है। यह मैं बता दूं कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे ना तो उत्प्रेरक जो होगा, जैसे यहां पर अगर ताप बढ़ाएंगे तो ये जो उत्प्रेरक है ना Fe, इसके उत्प्रेरण की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन लिखा है निश्चित ताप के उपरांत इसकी क्षमता घटने लगती है। इसकी चर्चा हम पहले के क्लास में भी कर चुके हैं कि ताप बढ़ाते जाएंगे तो थोड़े समय के लिए तो ठीक रहता है, थोड़े समय के लिए बढ़िया रहता है, और उसके बाद अधिशोषण की दर भी घट जाती है। उसी तरीके से ताप बढ़ाने पर उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता थोड़े समय तक खूब बढ़ती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ताप बढ़ाएंगे, उससे ज्यादा ताप बढ़ाने लगेंगे तो निश्चित ताप के उपरांत इसकी क्षमता घटने लगती है। यानी यहां पर भी वही ग्राफ मिलेगा बेटा, इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। यानी थोड़े समय के लिए बढ़ेगा, उसके बाद अगर बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। तो ग्राफ आपको यूं मिलेगा।
तो हमको उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि उत्प्रेरकों की जितनी विशेषताएं हैं अच्छी तरीके से उनको समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं और उत्प्रेरक विष क्या होता है। नोट करिए बेटा। देखिए बच्चों, तो अगला है हमारा टॉपिक उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, कैटेलाइटिक प्रमोटर्स क्या होते हैं। प्रमोटर्स का मतलब होता है बेटा वर्धक। तो कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं या कुछ ऐसे भी अणु होते हैं जिनकी उपस्थिति में जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक तो ऑलरेडी अभिक्रिया की वेग को बढ़ा रहा है, लेकिन अगर कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे भी अणु होते हैं जिनके आ जाने से उत्प्रेरक और ज्यादा सक्रिय हो जाता है। यानी कि उत्प्रेरक तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, लेकिन उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाने वाले अणु या यौगिक को हम कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक, कैटेलाइटिक प्रमोटर्स। पढ़ते हैं, लिखा हुआ है वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते। वे स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, उत्प्रेरक तो कोई और होता है। तो वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते किंतु इनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है, उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। उदाहरण में हमने लिया है ये हैबर विधि द्वारा, आप पढ़े हो ना, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो हैबर विधि द्वारा जब अमोनिया का निर्माण किया जाता है तो उसमें AFE के चूर्ण को, आयरन के चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, आयरन के चूर्ण को किसके रूप में यूज किया जाता है, कुछ बताया बेटा कि ये N2 है, यानी कि हैबर विधि से हम यहाँ पर अमोनिया बना रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं आयरन चूर्ण की उपस्थिति में। आयरन चूर्ण की उपस्थिति इसलिए ली जाती है ताकि ये अभिक्रिया तेजी से हो। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम मालिबडेनम को ले लेते हैं, आयरन चूर्ण तो यहाँ उत्प्रेरक का काम कर रहा है, आप भी समझ रहे होंगे, ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मालिबडेनम को ले लेते हैं तो ये इस उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। मतलब जो अभिक्रिया धीमी धीमी हो रही थी उत्प्रेरक की उपस्थिति के बावजूद, वो उसको और तेज करता है। कौन? मालिबडेनम। तो मालिबडेनम यहाँ पर उत्प्रेरक नहीं है, उत्प्रेरक तो Fe है, लेकिन ये जब मालिबडेनम की उपस्थिति हो जाती है तो अब ये उत्प्रेरक अधिक गति से उत्प्रेरण करने लगता है। यानी जो उत्प्रेरण का काम करता है ये उत्प्रेरक, वो उत्प्रेरण की गति तेज हो जाती है और इस प्रकार अभिक्रिया की गति भी तेज हो जाती है। तो आप समझ पाए होंगे कि उत्प्रेरक वर्धक क्या है। उत्प्रेरक वर्धक वह पदार्थ होता है जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम नहीं करता, लेकिन वह उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। ठीक है बेटा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये हमने तो अगला प्रश्न है उत्प्रेरक विष यानी कैटेलाइटिक पॉइजन। तो कैटेलाइटिक पॉइजन क्या होता है, उत्प्रेरक विष क्या होता है। तो जैसे हमने पढ़ाया उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है। उत्प्रेरक वर्धक कोई उत्प्रेरक नहीं होता है, लेकिन वो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण की क्षमता को बढ़ा देता है। उसी तरीके से उत्प्रेरक विष जो होता है वो कोई उत्प्रेरक नहीं होता है, बल्कि वो एक अलग से पदार्थ होता है या अणु होता है जो उत्प्रेरक के उत्प्रेरण की क्षमता को घटा देता है। तो आइए पढ़ते हैं, लिखा है वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरकी सक्रियता को कम या नष्ट कर देता है उत्प्रेरक विष कहलाता है। ठीक है, ये उत्प्रेरक स्वयं नहीं होता है या ये स्वयं किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम ज्यादा नहीं करता है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम तो उत्प्रेरक का होता है, लेकिन उत्प्रेरक विष एक ऐसा पदार्थ होता है जो उत्प्रेरक होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता है, वो उसके सक्रियता में कमी कर देता है, यानी उसके उत्प्रेरण की क्षमता को वो घटा देता है। जैसे आपने बेटा रोजन-मुंड अभिक्रिया पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया एल्डिहाइड के निर्माण में रोजन-मुंड अभिक्रिया। रोजन-मुंड अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एसिटिल क्लोराइड को लेते हैं, एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा CH3COCl है, जो उसको हम बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, और इससे हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा के क्या प्राप्त करते हैं, एल्डिहाइड। यहां पर एसिटल्डिहाइड बना रहे हैं।
और ये अभिक्रिया किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है? पैलेडियम की। पीडी फॉर पैलेडियम। तो पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। इस पूरे अभिक्रिया को रोजन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। एक नाम अभिक्रिया है, फेमस अभिक्रिया है, रोजन-मुंड अभिक्रिया। अब ये तो ठीक ठाक अभी तक चल रहा था, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे बेरियम सल्फेट को लेते हैं, ठीक है बेटा, किसको लेते हैं? बेरियम सल्फेट को, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। बेरियम सल्फेट को लेने के बाद होता क्या है? ये जो उत्प्रेरक है, इसकी उत्प्रेरक की क्षमता घट जाती है, उत्प्रेरक की सक्रियता कम हो जाती है, और इसका प्रभाव इस अभिक्रिया पर भी पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे, ऐसा पदार्थ या ऐसा अणु या ऐसा परमाणु जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा दे, वो कहलाता है कैटेलाइटिक पॉइजन या उत्प्रेरक विष। इसको आप नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं बेटा आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। उत्प्रेरक की विशेषताओं को हमने पढ़ा, उत्प्रेरक वर्धक के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ उत्प्रेरक विष के बारे में पढ़ा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव ए नाइस डे टू यू।